जय हिंद दोस्तों, स्निप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 नेक्स्ट वैकेंसी 21,391 पोस्ट के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन देख रहे हैं। इस वीडियो में हम 8 मार्च 2020 जो 11,880 पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम हुआ था, इसके द्वितीय पाली का पेपर सोल्यूशन देखेंगे। पहला जो वीडियो आया था उसमें 1 से लेकर 50 तक देखेंगे थे, इसमें हम 51 से लेकर 100 तक का प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्न की तरफ। 51वां प्रश्न है आपके सामने कि पाइप ए एक खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है और पाइप बी एक पूरे भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए है जो पाइप जो कि कितना 8 घंटे में भरता है और बी है जो कि उसको 12 घंटा में खाली कर देता है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। यहाँ पर देखिए ए का कार्य क्षमता कितना निकल के आ जाएगा, तो ए का कार्य क्षमता यहाँ पर 3 हो जाएगा और बी का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा -2। यहाँ पर माइनस इसलिए आया क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। दोनों को इसलिए ऐड किए क्योंकि दोनों को एक साथ खोला जा रहा है। टोटल कार्य कितना है तो 24 है और एक दिन और एक बार में दोनों मिल जाता है तो कितना एक ही काम करता है। एक से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 24, यानी दोनों नल को एक साथ अगर खोल दिया जाए तो कितने देर में भरेगा तो 24 घंटा में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पर 52वां प्रश्न है आपके सामने कि यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो साम्य कीमत से अधिक है तो चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो साम्य कीमत से अधिक है तो मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से अधिक होगी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है आपके सामने। Choose the correct prefix to complete the word in the given sentence. Unfortunately, all the work had to be done. यहाँ पर जो done है, done के साथ कौन सा प्रीफिक्स लगेगा आपको बताना है। प्री, डे, री और मिस। बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो done के साथ री लगेगा, यानी री डॉन, दोबारा करना, तो इसके साथ री लगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है कि ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं शुष्क आवासों में, जलीय आवासों में, नम और छायादार आवासों में और लवणीय आवासों में। बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, नम और छायादार आवासों में, बिल्कुल ही सही जवाब है। 55वां प्रश्न है आपके सामने कि स्पेनिंग जेनी का खोज किसने की थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 55वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। स्पेनिंग जेनी की खोज किसने की। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, जेम्स हारग्रीव, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 56वां प्रश्न है कि भारत की विदेश नीति आधारित है गुट निरपेक्षता की नीति पर, अलगाव की नीति पर, सी है विश्व पर प्रभुत्व की नीति पर और डी है हस्तक्षेप की नीति पर। बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं गुट निरपेक्षता की नीति पर, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। जम्बेजी, हडसन, लिम्पोपो और नील। बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा नदी है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं हडसन नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये यूएसए में बहती है और हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है तो न्यूयॉर्क। याद रखिएगा, लिम्पोपो को याद रखिएगा हमेशा, जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। नील नदी है जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है कि भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है। अनुच्छेद 124 से 128 के बीच, अनुच्छेद 324 से लेकर 329, अनुच्छेद 256 से 259 और अनुच्छेद 274 से 279। बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है।
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, अनुच्छेद 324 लेकर 329 के बीच में चुनाव प्रणाली के प्रावधानों का वर्णन किया गया और ये कौन से भाग में है, तो भाग 15 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 59वां प्रश्न की किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, टोलेन अभिकर्मक, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 60वां प्रश्न है कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। द्रव्यमान, ऊर्जा, रेखीय संवेग और कोणीय संवेग। बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 61 नंबर जो प्रश्न है ये 11 का प्रश्न है, याद रखिएगा 11th का यह प्रश्न है कि 1 + x का होल पावर 50 के प्रसार में x के विषम घातों का गुणांक योग क्या होगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए 61वां प्रश्न का। देखिए मैथ्स का सीरीज हम स्टार्ट कर दिया है और पहले हम जनरल मैथ देखेंगे, उसके बाद से जनरल मैथ समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 11th और 12th का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया कि x की विषम घातों के गुणांकों का योग। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हो जाएगा nc1 प्लस में nc3 प्लस में nc5 डॉट डॉट डॉट, ऐसे रहेगा ये। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 है, फिर 3 है, यहाँ 5 है, क्योंकि यहाँ पर विषम घातों का गुणांकों का योग पूछा हुआ है। और विषम घातों गुणांकों का योग कितना हो जाता है, तो 2 के पावर n-1, जो यहाँ पर अनंत तक जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ इसका हो जाएगा 2 के पावर n-1। तो देखिए यहाँ पर 2 हो गया, n का मान कितना दिया गया है, तो 50। तो यहाँ पर 50 और माइनस में 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 के पावर 49। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 62वां प्रश्न है कि जैव पुष्टिकरण डैश के लिए पादप प्रजनन है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 62वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जैव पुष्टिकरण डैश के लिए पादप प्रजनन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रोग प्रतिरोधकता, पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता और उन्नत खाद्य गुणवत्ता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी इसका सही है। 63वां प्रश्न है कि मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी। पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रज और चंपा। बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी, तो गिरिब्रज थी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 64वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है। उत्सर्जक, आधार, संग्राहक और हरासी क्षेत्र। बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, आधार, बिल्कुल ही सही जवाब है। 65वां प्रश्न आपके सामने कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयुक्त की जा सकती है। राज्य सूची पर, अवशिष्ट विषय पर, राज्य और संघ सूची पर, संघ, राज्य और समवर्ती सूची पर। बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताए राज्य सूची पर, बिल्कुल ही सही जवाब है। और किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं, तो अनुच्छेद 213। अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 66वां प्रश्न है कि मंदार पर्वत बिहार के डैश जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है। गया, दरभंगा, भागलपुर और रोहतास। बताइए यहाँ पर 66वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो मंदार पर्वत है जो कि भागलपुर में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 67वां प्रश्न है कि 1919 से लेकर 1922 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 67वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 67वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन में बी बताएं, स्वामी विद्यानंद, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 68वां प्रश्न है कि सोनार में डैश तरंगे प्रयुक्त होती है। पराध्वनि, अवध्वनि, रेडियो और श्रव्य। बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है।
सोनार में डैश तरंगे प्रयुक्त होती है, तो सोनार में पराध्वनि होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 69वां प्रश्न है कि C60 के एक अणु में कितने षटकोणीय और पंचकोणीय आकृति होती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। C60 के एक अणु में कितने षटकोणीय और पंचकोणीय आकृति होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 20 षटकोण होता है और 12 पंचकोण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। 70वां प्रश्न है कि मीराबाई का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और पंजाब में। बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो राजस्थान में हुआ था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 71वां प्रश्न है कि चांद का मुंह टेढ़ा कृति के लेखक कौन है। रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, मुक्ति बोध और शमशेर बहादुर सिंह। बताइए 71वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो चांद का मुंह टेढ़ा कृति के लेखक कौन है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं मुक्ति बोध, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये हिंदी का प्रश्न है और ये 12th के हिंदी का प्रश्न याद रखिएगा, तो आपको 12 का हिंदी भी देखना होगा। 72वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रभाव का आकार बढ़ता है। निजी निवेश से, निर्यात से, सार्वजनिक व्यय से और आयात से। बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सार्वजनिक व्यय, बिल्कुल ही सही जवाब है। 73वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 73वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में कथनों में से कौन से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कि प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार संशोधन किया गया। यह गलत है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अभी तक मात्र 1 बार संशोधन किया गया है, जो कि 42वें संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 1976 में। इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। ये 3 शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 74वां प्रश्न है आपके सामने। कौन सी प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन एशिया में नहीं है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 74वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक गैस के पाइपलाइन कौन सा एशिया में नहीं है, तो रूबी पाइपलाइन, ये अमेरिका में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 75वां प्रश्न है आपके सामने। थोड़े से असमित बंटन के माध्य एक्स डैश और माध्यिका एम है और बहुलक जेड है के संबंध में जिस सूत्र को दर्शाया जा सकता है। देखिए ऐसे तो इसका वास्तविक जो सूत्र होता है, इसका संबंध होता है माध्य, बहुलक और माध्यिका का, वह होता है बहुलक बराबर होता है, यानी जेड बराबर क्या होता है, तो 3 माध्यिका यानी 3m और माइनस में 2 माध्य यानी 2x डैश। इस प्रकार से इसका संबंध होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 76वां प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है। यानी भारत में सबसे अधिक लीची का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिहार, बिल्कुल ही सही जवाब है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन करता है और वहाँ का शाही लीची को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट यहाँ पर 77वां प्रश्न है कि निम्न अभिक्रिया पर विचार करें। यहाँ पर तुल्यांकी भार क्या होगा, तो तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार बट्टा 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 78वां प्रश्न है। निम्नलिखित कार्बोक्सिलिक अम्लों को उसकी अम्लीयता क्षमता को घटते क्रम में लिखना है, यानी सबसे बड़ा लिखना है, उसके बाद उससे घटते क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 4 कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसको जल्दी से सजाइए बड़े से छोटे आकार में। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, पहले 3 आएगा यानी ये, उसके बाद 4, उसके बाद से 2 और 2 के बाद से 1। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 79वां प्रश्न है आपके सामने कि चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पर दिया गया है सेंटेंस, यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है, यहाँ पर वर्ब भरना है जो कि टेंस के आधार पर। यहाँ पर दिया है कि दे डैश द रेडियो ऑल इवनिंग। इसमें से कौन सा करेक्ट वर्ब होगा, तो देखिए इसके लिए करेक्ट जो वर्ब होगा लिसन होगा,
क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस ये दर्शाता है दे लिसन द रेडियो ऑल इवनिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 80वां प्रश्न है कि बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा था? पटना, शिवहर, दरभंगा और वैशाली। बताइए 80वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व पूछा है तो सबसे अधिक घनत्व है शिवहर का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताना है बिल्कुल सही जवाब है। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या किस जिला का है तो पटना का हो जाएगा, क्षेत्रफल में पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 81वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 81वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इनमें से कौन सा योगात्मक बहुलक है? तो PVC है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। ये भी जो आपको प्रश्न दिख रहा है ये भी आपका हिंदी का ही प्रश्न है 12 का। कुमार गंधर्व के संगति की मुख्य विशेषताएं क्या थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 82वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 83वां प्रश्न है, ये 11 का क्वेश्चन है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दीर्घवृत्त। नेक्स्ट यहाँ पर 84वां प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 84वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? निम्न में किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है? तो लेड में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 85वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो और विंची द्वारा नहीं बनाया गया है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 85वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लास्ट जजमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर 86वां प्रश्न भी यह 11 का क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए 86वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? यहाँ पर एक वास्तविक फलन दिया गया, फंक्शन ऑफ एक्स का मान यहाँ पर दिया है एक्स यदि एक्स लेस देन 0 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो यहाँ पर किस किस पर संतत है या असंतत है? ये प्रत्येक बिंदु पर संतत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 87वां प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? चार यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, बताना इसमें से कौन सा सेंटेंस अशुद्ध है। राम का स्वास्थ्य ठीक है, विष्णु का अनेकों नाम है, शब्द केवल संकेत है, सभी लोग अपनी राय दे। बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो अशुद्ध है ऑप्शन नंबर बी है, विष्णु का अनेकों नाम है। अनेकों ऑलरेडी एक प्लुरल है, इसको फिर से प्लुरल बनाया गया है तो यहाँ पर हो जाएगा कि विष्णु का अनेक नाम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 88वां प्रश्न है कि ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी किस युद्ध के द्वारा? तो अफीम युद्ध। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 89वां प्रश्न है कि यदि मुद्रास्फीति 6% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 40 रुपये की वस्तु को 2 वर्ष के अंत में लागत क्या हो जाएगी? तो देखिए 40 रुपया है और प्रत्येक वर्ष उसमें 6% की वृद्धि हो रही है, यानी 106 और बट्टा में 100 और गुणे 106 और बट्टा में 100। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 44 पॉइंट कुछ आएगा, यानी ये 44 और 45 के मध्य रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 90वां प्रश्न है कि वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर क्या है? यानी जैसे जैसे हम वायुमंडल के ऊपर की तरफ हम बढ़ेंगे तो तापमान में कितना उसका वृद्धि या घटेगी, यही आपको बताना है। पतन कितना होगा? तो देखिए प्रत्येक किलोमीटर पर 6.5 डिग्री का कमी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 91वां प्रश्न है, इसको एक्टिव टू पैसिव में चेंज करना है। सेंटेंस बहुत बड़ा दिया गया है। वी हैव टू पिक द फ्रूट वेरी ईयरली इन द मॉर्निंग, अदरवाइज वी कांट गेट इट टू द मार्केट इन द टाइम। बताइए यहाँ पर 91वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए इसको हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर अब फ्रूट आ जाएगा जो कि सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। तो सब में फ्रूट दिया गया है और फ्रूट यहाँ पर सिंगुलर है तो इसके लिए इसके साथ हैज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हैज हो गया, क्योंकि यहाँ पर हैव है तो उसके बाद उसके साथ हैज का ही प्रयोग होगा। यहाँ पर देखिए हैड दिया गया है तो ये कट जाएगा। उसके बाद देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रूट हैज बीन बी पिक्ड वेरी ईयरली अदरवाइज इट कांट बी गॉट इन द मार्केट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 92वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन
राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है। बताइए यहाँ पर 92वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, यदि कोई राज्य राजनीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर 93वां प्रश्न है कि क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है किससे है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 93वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है, तो मेसोपोटामिया लेखन से है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 94वां प्रश्न के दो कारें एक स्थान से एक समय पर एक ही दिशा में, एक है जो कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकलती है और दूसरा है 60 किलोमीटर। तो यहाँ पर 6 घंटे के बाद उन दोनों कारों के बीच की डिस्टेंस आपको बताना है, कितना का अंतर आ जाएगा। तो देखिए दोनों एक दिशा में जा रही है, कार ए और कार बी दोनों एक ही दिशा में। एक का है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, एक का है 60 किलोमीटर। तो जब भी समान दिशा में जाए तो वहाँ पर जो चाल है वो की माइनस कर लेते हैं। तो 70 में से 60 माइनस करेंगे तो 10, और यहाँ पर टोटल टाइम कितना दिया गया है तो 6 घंटा। और यहाँ पर हमको चाल मालूम हो गया 10, तो 10 6 कितना हो जाएगा 60। डिस्टेंस के लिए होता है चाल गुने समय, तो 60 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर 95वें प्रश्न है कि भाषण और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। हड़ताल करने का अधिकार, मौन रहने का स्वतंत्रता, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता। बताइए यहाँ पर 95वें प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़ताल का अधिकार। नेक्स्ट यहाँ पर 96वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी। जल्दी से बताइए 96वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो नाटो का गठन किया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 97वां प्रश्न है कि यहाँ पर वन वर्ड बताना है कि ये मैन हु वाइफ इज डेथ, एक आदमी जिसका वाइफ नहीं रही, उसके लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे तो विडोअर यानी विदुर बोलेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 98वां प्रश्न है कि स्वादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है। बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म। बताइए 98वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो ये जैन धर्म से है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 99वां प्रश्न है कि यहाँ पर आपको प्रीफिक्स भरना है, लीड के साथ इनमें से कौन सा प्रीफिक्स आएगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मिसलीड हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 100वां प्रश्न है कि अम्लीय जठर रस डैश द्वारा स्रावित होता है। और मुख्य गुहा द्वारा, मलाशय द्वारा, अग्नाशय द्वारा, माशय द्वारा। बताइए यहाँ पर 100वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो अम्लीय जठर रस होता है वो अमाशय द्वारा स्रावित होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जितने भी स्टडी ग्रुप में उसमें प्रयास कीजिएगा इसको शेयर करने के लिए। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न का, तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।